हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 10th का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर सोर्सेज ऑफ एनर्जी को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स देख रहे थे। आज हम इसके आगे के क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। तो बच्चों, अब हम चलते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो बच्चों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम इज एसोसिएटेड विद द बर्निंग ऑफ कोल। यानी निम्नलिखित में से कौन सी समस्या कोयले के जलने से संबंधित है। यानी जब कोयले का दहन किया जाता है, उसको बर्न किया जाता है, तो उससे निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी समस्या है जो उससे रिलेटेड है या उससे एसोसिएटेड है। तो आपका पहला ऑप्शन है कार्बन डाई एमिशन, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन। दूसरा है एसिड रेन, यानी अम्लीय वर्षा। तीसरा है एश विद टॉक्सिक मेटल सुपेरियरिटी, जहरीली धातु की अधिकता वाली राख। ऑल ऑफ दीज, ये सभी। तो इसमें आपको कोल के बारे में दिया गया है। कोल के ऊपर क्वेश्चन है कि आपको बताना है इनमें से कौन सी ऐसी समस्या है जो इससे एसोसिएटेड है, यानी कोयले के दहन से एसोसिएटेड है। अगर हम कोयले के दहन की बात करें, तो जब हम कोयले का दहन करते हैं तो बहुत सारी जो है ग्रीन हाउस गैसेस उत्सर्जित होती है, जैसे आपकी कार्बन डाइऑक्साइड होगी। इसी तरीके से आपकी सल्फर डाइऑक्साइड जैसी गैस भी इससे उत्सर्जित होती है। और अगर हम सल्फर डाइऑक्साइड की बात करें, तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो होती है, ये जब एटमॉस्फेयर में मिल जाती है तो ये एसिड रेन यानी अम्लीय वर्षा का कारण बनती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन के कारण, क्योंकि ये ग्रीन हाउस इफेक्ट की गैस है या ग्रीन हाउस गैस है, ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, यानी पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। यानी ये वो गैस है जो पृथ्वी का तापमान बढ़ाने में जो है उत्तरदायी है। बेसिकली क्या होता है, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है, तो जो पृथ्वी पर सूर्य से आने वाली किरणें हैं, रेडिएशन है, उसकी जो कुछ किरणें ये क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, कुछ हीट एनर्जी ये एब्जॉर्ब कर देती है, जिससे क्या होता है, पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता है, जिसे हम जो है इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन है वो आपके कोयले के दहन से रिलेटेड है या उससे एसोसिएटेड है, यानी कोयले के दहन के कारण कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। कोयले के दहन के कारण सल्फर डाइऑक्साइड जैसी गैसों का उत्सर्जन होता है, जिसके कारण अम्लीय वर्षा या एसिड रेन होती है। नेक्स्ट, एश विथ टॉक्सिक मेटल सुपीरियरिटी, यानी जो आपकी जहरीली धातु की अधिकता वाली राख की अगर हम बात करें, तो जहरीली धातु वाली अधिकता जो होती है वो भी आपके कोल के बर्निंग से जो होती है उत्पन्न होती है, क्योंकि जब जो रेसिड्यू बचता है कोल का या कोयले का उसके दहन के बाद, तो क्या होता है, जो हमें राख मिलती है उसमें टॉक्सिक मेटल या जो टॉक्सिक जो धातुएं होते हैं वो रहती हैं। तो आपका जो ये क्वेश्चन है कि कोयले के दहन के कारण कौन सी समस्या जो है वो एसोसिएटेड है, तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन भी होता है इसके कारण, एसिड रेन अम्लीय वर्षा भी होती है, एश विद टॉक्सिक मेटल सुपीरियरिटी ये भी इसके कारण होता है। यानी जो आपका ये क्वेश्चन है, इसका जो आंसर होगा, इसका जो उत्तर होगा वो आपका ऑल ऑफ दीज यानी ऑप्शन डी होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ।
तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है, सेलेक्ट द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स फॉर द साइट सिलेक्शन ऑफ अ थर्मल पावर प्लांट। यानी थर्मल पावर प्लांट के स्थान के चयन के लिए महत्वपूर्ण कारक का चयन कीजिए। यानी आपको ये बताना है कि अगर आपको कहीं थर्मल पावर प्लांट स्थापित करना है, लगाना है, तो उसको लगाने की जगह को जो आप सेलेक्ट करेंगे वो किस बेसिस पे करेंगे। पहला है डिस्टेंस फ्रॉम द पॉपुलेटेड एरिया, यानी जो आबादी वाले क्षेत्र हैं उनसे दूर आप थर्मल पावर प्लांट को लगाना चाहेंगे। अगर हम थर्मल पावर प्लांट की बात करें तो बेसिकली आप इसमें क्या करते हैं, हीट एनर्जी को जनरेट करते हैं। जैसे कोयले के दहन से आप क्या करते हैं, हीट एनर्जी को जनरेट करते हैं, और उसके कारण क्या करते हैं, उससे फिर आप क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा का निर्माण करते हैं। तो बेसिकली आपको एक ऐसी जगह चाहिए होगी थर्मल पावर प्लांट को स्टैब्लिश करने के लिए जहाँ पे आसपास ज़्यादा लोग ना हो, क्योंकि आप जानते हैं कि जब हम थर्मल पावर प्लांट की बात कर रहे हैं तो मोस्टली हम कोल या हीट एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो हीट एनर्जी हम कोयले के दहन से प्राप्त करते हैं। तो बेसिकली अगर हम कोयले को जलाना चाहेंगे तो उससे बहुत सारा प्रदूषण होता है, बहुत सारी हार्मफुल गैसेस जो है, जो आपकी हानिकारक गैसें हैं वो उससे उत्पन्न होती है। जैसे आपकी कार्बन डाइऑक्साइड होगी, सल्फर डाइऑक्साइड होगी, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड होगी। तो ऐसी गैसें उससे उत्पन्न होती है जो क्या करती है, पॉल्यूशन करती है, एसिड रेन करती है और स्वास्थ्य के लिए भी बेहद हानिकारक होती है। तो आपको जब भी थर्मल पावर प्लांट लगाना होगा कहीं भी, तो आप ऐसी जगह पे लगाना पसंद करेंगे जो कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों से दूर हो, ताकि लोगों को उससे नुकसान ना पहुंचे, यानी कोयले के दहन से नुकसान ना पहुंचे। अवेलेबिलिटी ऑफ फ्यूल, यानी ईंधन की उपलब्धता। अगर हम ईंधन की उपलब्धता की बात करें तो बेसिकली अगर हम कोई भी पावर प्लांट, कोई भी विद्युत संयंत्र कहीं भी लगाना चाहते हैं तो हम उसमें कौन सा फ्यूल, कौन सा ईंधन यूज कर रहे हैं, हम ये चाहेंगे कि वो हमें वहां पे इजीली मिल जाए या हम उसे आसानी से वहां तक पहुंचा, ताकि आपको जो ईंधन है उसकी पर्याप्त मात्रा मिल सके और आप जो है विद्युत संयंत्र का जो है स्थापना कर सके या विद्युत संयंत्र अच्छे से आपका काम करे। तो बेसिकली अगर हम अवेलेबिलिटी ऑफ फ्यूल की बात करें तो जैसे हमने हाइड्रो पावर प्लांट के बारे में पढ़ा था, यानी जो आपका जल विद्युत संयंत्र होता है, तो हम कैसी जगह पे लगाते हैं, ऐसी जगह पे लगाते हैं जो हिली एरियाज होते हैं, ऊंचाई वाली जगह, ताकि आप पानी को क्या कर सके, एक हाइट से नीचे फेंक सके, उस पर पोटेंशियल एनर्जी हो पाए। फिर आप क्या करते हैं, पानी को इकट्ठा करते हैं एक जगह, ठीक है, एक रिजर्वायर बनाते हैं, ठीक है, एक जलाशय बनाते हैं और वहाँ पानी को इकट्ठा करते हैं। फिर उस पानी को एक हाइट से नीचे गिराते हैं और उस पानी को इकट्ठा करने के लिए आप नदियों का सहारा लेते हैं, यानी आपको कुछ ऐसा सोर्स चाहिए जिससे वो पानी वहाँ उस रिजर्वायर या उस जलाशय में इकट्ठा हो सके। इसी तरीके से अगर हम थर्मल पावर प्लांट की बात करें, अगर हम जो है थर्मल पावर प्लांट को कहीं बनाना चाहते हैं तो हम एक ऐसी जगह लेंगे जहाँ पे हमें जो हमारा फ्यूल है, हमारा ईंधन है, जैसे कि कोयला है, ठीक है, वो हमें आसानी से मिल सके। तो यानी हमें जो है थर्मल पावर प्लांट को बनाने के लिए या स्थापित करने के लिए एक ऐसी जगह की आवश्यकता भी होगी जहाँ पे आपको ईंधन अच्छे से मिल पाए। नेक्स्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। अगर हम बात करें पानी की उपलब्धता की, ठीक है, पानी की अगर हम उपलब्धता की बात करें तो आप यहाँ थर्मल पावर प्लांट की बात कर रहे हैं। तो थर्मल पावर प्लांट में हम बेसिकली क्या करते हैं, फ्यूल का यूज करते हैं, ईंधन का यूज करते हैं। ईंधन से क्या करते हैं, फिर आपने देखा था कि हम हीट एनर्जी से क्या करते हैं, फिर पानी को गर्म करते हैं, हमने ये समझा था जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे। और पानी को गर्म करके स्टीम बनाते हैं, भाप बनाते हैं, और भाप से हम टरबाइन्स को मूव कराते हैं, और जब टरबाइन मूव करती हैं
टरबाइन क्या करती है, मूव करती है, उसे हम जनरेटर से जो है जोड़ के विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। तो यानी हमें, अगर हम थर्मल पावर प्लांट की बात करें तो इस केस में हमें पानी की भी आवश्यकता होगी। कॉस्ट ऑफ प्लांट यानी जो आपका संयंत्र है उसकी लागत, यानी आपकी जो आप संयंत्र लगाना चाहते हैं, प्लांट लगाना चाहते हैं, उसमें आपका कितना पैसा लगेगा। अगर हम साइट की बात करें, साइट सिलेक्शन की बात करें थर्मल पावर प्लांट की, तो हमें जो है अवेलेबिलिटी ऑफ फ्यूल भी चाहिए और वाटर की भी हमें अवेलेबिलिटी चाहिए होती है, ताकि हम क्या कर सके, थर्मल पावर प्लांट का अच्छे से जो आपका है वर्क कर सके। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इसका जो आंसर है वो आपका जो है वो आपका बी और सी दोनों होगा। तो ये इसका क्या है, आंसर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका ये है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जी कन्वर्जन इन थर्मल पावर प्लांट। यानी आपको थर्मल पावर प्लांट में जो एनर्जी कन्वर्जन है, ऊर्जा के रूपांतरण का सही क्रम चयन करना है। क्या चयन करना है, ऊर्जा के रूपांतरण का सही क्रम आपको चयन करना है। तो बेसिकली अगर हम थर्मल पावर प्लांट की बात कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हम जो आपकी थर्मल एनर्जी है, जो हीट एनर्जी है, उसे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में परिवर्तित कर रहे हैं। और किस तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इसमें आप कोयले का ज्यादा यूज करते हैं, क्या करते हैं, कोयले का या पेट्रोल का यूज करते हैं, फॉसल फ्यूल्स का यूज करते हैं। तो फॉसल फ्यूल्स जो होते हैं आपके बेसिकली जीवाश्म ईंधन, जो कि आप जानते हैं कि जिनको लाखों साल लगते हैं बनने में, बेसिकली जो आपके एनिमल होते हैं, ठीक है, जानवर होते हैं या पौधे, पेड़ पौधे होते हैं, उनके कुछ हिस्से बच जाते हैं जो कि क्या होते हैं, दब जाते हैं मिट्टी के अंदर, और हीट और प्रेशर के कारण, ठीक है, ऊष्मा और दाब के कारण ये जो आपके डेड एनिमल्स या प्लांट्स हैं, ये क्या हो जाते हैं, लाखों साल में पेट्रोल, कोल और डीजल में परिवर्तित हो जाते हैं, जिससे आपके फॉसल फ्यूल्स बनते हैं। जब हम थर्मल पावर प्लांट की बात करते हैं तो हम यहाँ पे फॉसल फ्यूल यानी जीवाश्म ईंधन का यूज कर रहे हैं। किसका यूज कर रहे हैं, जीवाश्म ईंधन का। और जीवाश्म ईंधन को क्या किया जाता है, इसका दहन किया जाता है, इसे जलाया जाता है। तो जब जीवाश्म ईंधन का दहन किया जाता है, यानी हम क्या कर रहे हैं, हम केमिकल एनर्जी का यूज कर रहे हैं। हम किसका यूज कर रहे हैं, जीवाश्म ईंधन की केमिकल एनर्जी का, रासायनिक ऊर्जा केमिकल एनर्जी का यूज कर रहे हैं। अब इसका दहन होता है, ठीक है, आपका जो पानी है उसको गर्म किया जाता है, उसे स्टीम में परिवर्तित किया जाता है। फिर जब वो स्टीम में परिवर्तित होता है, इसका दहन हुआ, इसका दहन हुआ, आपका जीवाश्म ईंधन का दहन हुआ, कंबशन हुआ। इससे क्या होता है, स्टीम बनाई जाती है। अब स्टीम से क्या किया जाता है, टरबाइन को मूव किया जाता है। किसे मूव कराया जाता है, टरबाइन्स को मूव कराया जाता है। अब जब टरबाइन मूव करती है तो बेसिकली वहां पे कौन सी एनर्जी होती है, टरबाइन के मोशन के कारण कौन सी एनर्जी हो रही है, मैकेनिकल एनर्जी यानी यांत्रिक ऊर्जा। यानी इस केस में हमारी यांत्रिक ऊर्जा यानी मैकेनिकल एनर्जी जो है, इसमें जो है केमिकल एनर्जी जो है यानी रासायनिक ऊर्जा जो है वो परिवर्तित होती है। अब मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई, हमने इसको जनरेटर के साथ यानी जनित्र के साथ जोड़ दिया, आपकी मैकेनिकल जो आपके टर्बाइन से, ठीक है। तो मैकेनिकल एनर्जी किसमें परिवर्तित हो गई, जनरेटर की मदद से, आपकी विद्युत ऊर्जा में। जनरेटर आपके यानी जनित्र जो होते हैं आपके, इसको हमने टरबाइन्स के साथ जोड़ा और जनरेटर ने क्या प्रोड्यूस करी, आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी,
यानी विद्युत ऊर्जा। ठीक है, यानी क्या हुआ, जीवाश्म ईंधन था, उसकी केमिकल एनर्जी का हमने यूज किया किसकी मदद से, दहन, कंबशन की मदद से। हमने उस कंबशन की वजह से हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुई, केमिकल एनर्जी से क्या हुई आपकी हीट एनर्जी, उससे हमने स्टीम बना, पानी को गर्म किया, स्टीम बनाया, ठीक है, भाप बनाई, भाप ने क्या किया, टरबाइंस को मूव कराया, टरबाइंस घूमने लगी, मूव करने लगी, तो हमारी मैकेनिकल एनर्जी में आपकी केमिकल एनर्जी क्या हो गई, परिवर्तित हो गई। यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन होने के साथ जो हमने टरबाइन था उसे जनरेटर से जोड़ दिया। अब जनरेटर से जब वो जुड़ी तो उन्होंने जो है मैकेनिकल एनर्जी को, जो आपके जनरेटर है, उसने इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया। यानी अगर हम बात करें थर्मल पावर प्लांट की, तो थर्मल पावर प्लांट में आपकी केमिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में परिवर्तित हो रही है। यानी जो आपका ये क्वेश्चन है, इसका जो आंसर है वो आपका ऑप्शन बी है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब बच्चों आपका अगला प्रश्न है, द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ सरफेस इज, यानी आपसे ये पूछा गया है पृथ्वी की सतह पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। यानी आपको एनर्जी का सोर्स बताना है जो कि आपकी पृथ्वी पे है, सबसे बड़ा सोर्स। और आपके इसके लिए ऑप्शंस जो है वो है, पहला बायोमास, दूसरा सोलर रेडिएशन यानी सौर विकिरण, तीसरा टाइड्स यानी ज्वार, चौथा विंड यानी हवा। हमें क्या पूछा गया है कि सूर्य की जो आपका पृथ्वी की सतह है, पृथ्वी की सतह पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत। अगर हम पृथ्वी की सतह की बात करें, पृथ्वी की सतह की अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली हमारे पास जितनी भी तरीके की एनर्जी है, बेसिकली हमारा सबसे पहला जो हमने देखा है कि सबसे इम्पोर्टेंट जो सोर्स है जिसके कारण सारी की सारी जो एनर्जी है वो एग्जिस्ट करती है, वो हमारा क्या है, सोलर एनर्जी। बेसिकली क्यों है, अगर हम फॉसिल फ्यूल्स की बात करते हैं, जीवाश्म ईंधन की बात करते हैं, तो जीवाश्म ईंधन हमें पेड़ पौधे और जो जानवर होते हैं उनके जो अवशेष होते हैं वो जब लाखों साल तक जो है पृथ्वी के अंदर दबे रहते हैं तो ऊष्मा और दाब के कारण वो क्या हो जाते हैं, आपके जीवाश्म ईंधन में परिवर्तित हो जाते हैं। अब जो हमें पेट्रोल, डीजल, कोयला मिल रहा है, ये हमें एनिमल और प्लांट जो आपके जीव जंतु हैं, जैसे कि आपके पौधे हो गए, जानवर हो गए, इनके कारण मिल रहे हैं। अगर हम पौधों की बात करें तो पौधे क्या करते हैं, उनका जो ग्रोथ होता है, वो सनलाइट के नीचे होता है। वो अपना खाना जो है फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की मदद से बनाते हैं, जिसमें जो है आपका सनलाइट का बहुत बड़ा रोल होता है। यानी अगर हम पौधों की बात करें तो पौधे के शरीर के निर्माण में या जो पौधा बन रहा है उसमें सूर्य का बहुत बड़ा योगदान है। इसी तरीके से अगर हम जानवर या मनुष्य की बात करें तो हम क्या करते हैं, हम प्लांट्स जो आपके पौधे होते हैं उनसे अपना भोजन लेते हैं। तो इनडायरेक्टली जो है सनलाइट का जो है वो हमारी बॉडी में भी आ रहा है। सेकेंड, अगर धूप नहीं होगी या सूर्य नहीं होगा तो पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो ठीक नहीं रहेगा, जिस कारण जो पृथ्वी है, अगर सूर्य ना हो तो पृथ्वी के ऊपर जानवर या जो आपके पेड़ पौधे हैं, जितने जीव जंतु है वो वहां नहीं रह पाएंगे, क्योंकि पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो लाइफ के लिए जितना चाहिए, यानी लाइफ एग्जिस्ट होनी चाहिए, जीवन होना चाहिए, उसके लिए उसका टेम्परेचर उतना नहीं रहेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो जीव जंतु हैं और जो पौधे हैं उनसे जो भी हमें जिस भी तरीके का एनर्जी का सोर्स मिलता है, जो आपकी ऊर्जा का स्रोत मिलता है, वो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली हमारे सोलर एनर्जी या सौर ऊर्जा से रिलेटेड।
तो हम ये कह सकते हैं कि आपके जो फॉसिल फ्यूल्स है और जो आपके बायोमास है, जो हमें जीव जंतुओं से, जो उनके वेस्ट से या हमें पेड़ पौधों से जो प्राप्त होते हैं बायोमास फ्यूल और आपका जो फॉसिल फ्यूल है, ये जो है इसमें बहुत ज्यादा रोल आपका सौर ऊर्जा। इसी तरीके से अगर हम टाइड्स की बात करें या विंड एनर्जी की बात करें तो हमें ये पता है कि जो पवनें होती हैं वो भी, उनका भी रिलेशन सौर ऊर्जा से है, क्योंकि सन के कारण क्या होता है, पृथ्वी की सतह पर अनइवन हीटिंग होती है, यानी कहीं जो है कोई सतह कहीं पे गर्म ज्यादा होती है, कहीं पे ठंडी होती है, तो जिस कारण पवनों का निर्माण होता है। तो जो आपकी विंड एनर्जी है या पवन ऊर्जा है वो भी आपकी जो है सौर ऊर्जा से रिलेटेड है। इसी तरीके से अगर हम ज्वार की बात करें तो ज्वार जो है वो भी हमारा क्या होता है, ग्रेविटेशनल पुल के कारण होता है, जो कि आपके चंद्रमा और सूर्य जो है इनसे इसका रिलेशन है। प्लस आपके जितने भी महासागरीय ऊर्जा जो हमने पढ़ी है उसमें भी कहीं ना कहीं आपकी सौर ऊर्जा जो है रिलेटेड है, कि सन की हीट के कारण जो है समुद्र या महासागरों की सतह गर्म हो जाती है, जो उसके अंदर की सतह वो ठंडी हो जाती है, इसलिए जो है आपकी ओसनिक थर्मल एनर्जी जो है वो आपको मिलती है, और जो वेव एनर्जी है वो भी इसी कारण से मिलती है। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि मैक्सिमम जितने भी आपके ऊर्जा के स्रोत हैं सब आपके सूर्य या सोलर एनर्जी से रिलेटेड है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो आपकी पृथ्वी की सतह है इसमें जो ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है वो आपका क्या है, सौर ऊर्जा। तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, इस क्वेश्चन में आपके पास ऑप्शन बी जो है वो आपका सोलर रेडिएशन यानी सौर विकिरण है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका सोलर रेडिएशन होगा यानी सौर विकिरण होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन 1 मेगावाट। 1 मेगावाट को परिभाषित कीजिए। तो बेसिकली जब हम मेगावाट की बात करते हैं तो आप ये जानते हैं कि ये क्या है, एक एनर्जी की यूनिट है, और ये एनर्जी की काफी बड़ी यूनिट है, यानी काफी बड़ी है। अब अगर हम 1 मेगावाट की बात करें तो 1 मेगावाट क्या होता है, 1 megawatt is the power consumed or dissipated by a device which consumes or dissipates 1 megajoule of energy per second। यानी अगर हम 1 मेगावाट की बात करें तो कोई भी आपका उपकरण है, कोई भी आपकी मशीन है, उपकरण है, वो 1 मेगावाट पावर को कब कंज्यूम करती है, कब उसका खपत करती है, जब वो 1 सेकंड में 1 मेगाजूल एनर्जी यानी ऊर्जा का क्या करती है, खपत करती है, उसका यूज करती है। तब हम ये कहते हैं कि जो आपका उपकरण है, जो मशीन है, ठीक है, वो क्या कर रही है, 1 मेगावाट जो है एनर्जी का या 1 मेगावाट पावर जो है, शक्ति जो है उसका कंज्यूम कर रही है। 1 मेगावाट या 1 मेगावाट एक उपकरण द्वारा खपत या नष्ट की जाने वाली शक्ति है जो प्रति सेकंड 1 मेगाजूल ऊर्जा की खपत या क्षय करती है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है, Why is biogas considered as an excellent fuel? यानी आपसे ये पूछा गया है कि जो आपका बायोगैस होता है उसे एक उत्कृष्ट ईंधन क्यों माना गया है, क्यों ये कहा गया है कि ये बहुत ही अच्छा ईंधन है। अगर हम बायोगैस की बात करें तो जब हम बायोगैस के बारे में पढ़ रहे थे और बायोगैस प्लांट के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने क्या देखा था कि हम बायोगैस में मेनली जो आपके
गाय का गोबर होता है, गाय भैंसों का जो कैटल का जो क्या है वेस्ट मटेरियल जैसे गोबर है, उसका हम इसमें यूज करते हैं, उसका उपयोग करते हैं। प्लस जो आपके पेड़ पौधे हैं उनके जो उनका जो वेस्ट है, उनके जैसे कि आपके पराली हो गया या आपके कोई जो आपके पत्ते हो गए, लकड़ियां होगी, उनका हम यूज करते हैं। तो बेसिकली हम वेस्ट मटेरियल का यूज कर रहे हैं। सेकेंडली, अब क्या होता है जब आप बायोगैस का उपयोग करते हो, ये जो है ये बहुत ही अच्छा फ्यूल होता है, ईंधन होता है, क्योंकि जब बायोगैस का दहन होता है या उसका हम यूज करते हैं खाना बनाने में, तो ये बहुत ज्यादा मात्रा में जो स्मोक होता है यानी धुआं होता है उसे उत्सर्जित नहीं करता, और ना ही इसके दहन के बाद हमें किसी भी तरीके की हानिकारक जो है रेजिड्यू मिलता है, यानी राख, इसके बाद इसके दहन के बाद हमें राख वगैरह नहीं मिलती है। और अगर हम बायोगैस की बात करें तो जब बायोगैस बनती है उसके बाद जो लास्ट में स्लरी बचती है, वो उसपे जो आपका नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा काफी अच्छी होती है, जिस कारण वो एक बहुत ही अच्छी खाद के रूप में प्रयोग की जाती है। तो यही कारण है कि जो बायोगैस होती है इसको एक उत्कृष्ट ईंधन माना गया है। तो आपका जो ये क्वेश्चन है इसका जो आंसर है वो आप इस तरीके से लिखेंगे, बायोगैस इज कंसीडर्ड एज एक्सीलेंट फ्यूल बिकॉज इट डज नॉट प्रोड्यूस स्मोक। Slurry left behind can be used as an excellent manure, यानी बायोगैस को उत्कृष्ट ईंधन माना जाता है क्योंकि यह धुआं पैदा नहीं करता है। बचे हुए जो स्लरी है इसको उत्कृष्ट खाद के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। और क्यों किया जाता है? क्योंकि इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा काफी अच्छी होती है, और पौधों के ग्रोथ के लिए आप जानते हैं नाइट्रोजन बहुत जरूरी होता है। तो इसलिए हम जो इसमें स्लरी बचती है उसको जो है खाद के रूप में उपयोग करते हैं। अब हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है, नेम एनी टू न्यूट्रिएंट्स दैट द स्पेंट स्लरी हैज इन द बायोगैस प्लांट, यानी किन्हीं दो पोषक तत्वों के नाम लिखिए जो शेष स्लरी में बायोगैस संयंत्र में होती है। यानी आपको जो स्लरी है उसमें कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं इसके बारे में बताना है। तो जब आप बायोगैस प्लांट के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने ये पढ़ा था कि जो स्लरी होती है वो जो हिस्सा होता है, जो दूसरा हिस्सा होता है जहाँ पे क्या होता है आपका वो क्या होता है आपका गैस के कारण आपका जो स्लरी है वो ऊपर आ जाता है, और आप उस स्लरी का जो उपयोग होता है वो आप खाद के रूप में करते हैं। तो आप बेसिकली स्लरी का यूज खाद के रूप में क्यों करते हैं? क्योंकि इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा बहुत अधिक होती है, बहुत अधिक होती है, जिस कारण क्या होता है जो आपकी स्लरी है वो एक अच्छे खाद के रूप में मानी जाती है। यानी जो आपका ये क्वेश्चन है इसका जो आंसर होगा वो आपका नाइट्रोजन और फास्फोरस होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है, राइट द एनर्जी कन्वर्जन दैट टेक प्लेस इन अ हाइड्रो पावर प्लांट, यानी जल विद्युत संयंत्र में होने वाले ऊर्जा रूपांतरण को लिखिए। यानी जो आपका जल विद्युत संयंत्र है उसमें ऊर्जा का किस प्रकार रूपांतरण होता है, किस प्रकार एक ऊर्जा, एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में परिवर्तित होती है, ये आपको बताना है। तो अगर हम बात करें हाइड्रो पावर प्लांट की, जल विद्युत संयंत्र की, तो आप ये जानते हैं कि जल विद्युत संयंत्र में एक जलाशय बनाया जाता है जिसमें पानी को इकट्ठा किया जाता है।
ठीक है। अब जब पानी को एक जगह इकट्ठा किया जाता है तो बेसिकली इसको एक हाइट में, एक ऊंचाई पे बनाया जाता है। और आप जब जल विद्युत संयंत्र पढ़ रहे थे तो उसमें आपने देखा था कि इस तरीके से हाइट में एक रिजर्वॉयर बनाया जाता है, फिर क्या किया जाता है, इस रिजर्वॉयर से पानी को छोड़ा जाता है। ठीक है, तो जब पानी आपका हाइट में है, पानी कहाँ पे आपका हाइट में है पानी, तो आप जानते हैं हाइट यानी ऊंचाई के कारण कौन सी ऊर्जा होती है किसी भी वस्तु में, आपकी पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा। तो बेसिकली जब पानी हाइट में है तो उस पर स्थितिज ऊर्जा है। अब उसको वहां से छोड़ा गया, ठीक है, उसको छोड़ा गया, वो नीचे आ, कहाँ आ गई, नीचे आ गई। अब वो जब वो नीचे आई तो वो स्पीड से नीचे आ गई। अब वो जब स्पीड से नीचे आई तो यहाँ पे जब वो नीचे आ रही है तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिए, टरबाइन्स लगा। तो क्योंकि वो स्पीड से आ रही है, अब उसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तित हो रही है, उसकी जो स्थितिज ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है, जिस कारण उसने टरबाइन्स को घुमा दिया। अब जब टरबाइन घूम रहे हैं तो आपकी क्या हो रही है, मैकेनिकल एनर्जी में आपकी जो एनर्जी है यानी यांत्रिक ऊर्जा में आपकी जो ऊर्जा है वो परिवर्तित या रूपांतरित हो रही है। अब हमने टरबाइन्स को किसके साथ कनेक्ट कर रखा है, जनरेटर के साथ, जिस कारण क्या हुआ, आपने जब टरबाइन्स की मैकेनिकल एनर्जी जनरेटर में गई या जनरेटर में जो आपका वो शफल होता है उसका जो मूव करा, तो हम अब क्या हुआ, आपका जनरेटर की हेल्प से या जनित्र की मदद से आपकी जो मैकेनिकल एनर्जी है वो विद्युत ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में परिवर्तित हो गई। यानी जो आपका हाइड्रो पावर प्लांट है उसमें क्या हुआ है, आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है, अगर आप देखें तो पोटेंशियल एनर्जी आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में परिवर्तित हो गई है। यानी हाइड्रो पावर प्लांट कन्वर्ट्स द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्टोर्ड वाटर इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जल विद्युत संयंत्र संग्रहित पानी की स्थितिज ऊर्जा, पानी की जो स्थितिज ऊर्जा है उसको ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती, यानी आपकी जो स्थितिज ऊर्जा है उसे क्या करती है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो बच्चों आज हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, आपने इन्हें ध्यान पूर्वक सुना भी होगा, इनका एक जो एक्सप्लेनेशन मैंने दिया वो आपने अच्छे से सुना होगा और समझा होगा। तो बच्चों आपको इन क्वेश्चन को रिवाइज करना है और आगे के जो और क्वेश्चंस हैं उनको करने की कोशिश करनी है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।